नाजरीन आदाब। लीजिए दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आप ही के चहीते और कानूनी मशवरों से लबरेज ये प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में मैं एतमाद आप तमाम का दिल की गहराइयों से एक बार फिर खैर मकदम करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आज भी आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाने की कोशिश करूंगा। लीगल पॉइंट्स लाइव एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हर हफ्ते हम कानून पर या उससे जुड़े किसी उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि हमारी नज़र में अगर आप अपने आप को एक मुकम्मल शख्सियत बनाना चाहते हो, यानी कंप्लीट पर्सनालिटी आप अपने आप में बनाना चाहते हो, तो आइदर यू शुड नो द लॉ ऑफ योर रिलीजन और यू शुड नो द लॉ ऑफ योर लैंड, यानी आपको अपने मज़ाहिब के कवानीन से वाकिफ होना बेहद ज़रूरी है या फिर अपने मुल्क के कवानीन से वाकिफ होना बेहद ज़रूरी है। और अगर ऐसा ना हो तो आपका इस्तेसाल हो सकता है और आप अपने आप को मुकम्मल शख्सियत महसूस भी नहीं कर सकते। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुंसिफ चैनल हर हफ्ते ये कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ वकला के साथ साथ काबिल कानूनदाओं को इस प्रोग्राम में पेश करे, ताकि वो अपने इल्म जो कानून से जुड़ा है, अपने तजुर्बात जो कवानीन से जुड़े हैं, उसको आसान जबान में आप तक पहुँचाते हुए आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाएं, क्योंकि जो कवानीन बनाए जाते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं, जिसकी वजह से जो लोग रीजनल लैंग्वेजेस में तालीम हासिल करते हैं उनको इन चीज़ों से वाकिफ होना बेहद मुश्किल नज़र आता है। वहीं दूसरी तरफ जो कवानीन में अल्फाज या सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं वो कुछ इस किस्म के होते हैं कि बड़े से बड़े अंग्रेज़ी से वाकिफ जो होते हैं उनको भी दिक्कत इन चीज़ों को समझने में महसूस होती है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे लीगल एक्सपर्ट्स आसान ज़बान में आपको इन कवानीन का इंटरप्रिटेशन कर बताते हैं, ताकि आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाया जाए और आप अपने हुकूक को हासिल कर सकें। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज का उन्वान। आज हम गुफ्तगू करेंगे रेंट कंट्रोल एक्ट पर, और इस उन्वान पर गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हम गुफ्तगू करते आ रहे हैं और आज भी इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए हमने 2 लीगल एक्सपर्ट्स को मदऊ किया है। इनका तारुफ मैं देता चलूँ। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है मोहम्मद फसीउद्दीन एडवोकेट साहब, जो स्टैंडिंग काउंसिल है वक्फ बोर्ड आंध्र प्रदेश, जो अब तेलंगाना वक्फ बोर्ड कहलाया जाएगा। आपके बाजू में है मोहम्मद लियाकतुल्लाह खान एडवोकेट साहब, आप भी गुज़िश्ता एक दहे से तकरीबन हैदराबाद दक्कन के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। आइए नाजरीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में एक बार फिर से हमारे दोनों लीगल एक्सपर्ट्स का लीगल पॉइंट्स लाइव में खैर मकदूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। रेंट कंट्रोल एक्ट पर गुज़िश्ता 2 हफ्तों से गुफ्तगू करते आ रहे हैं। आज भी मजीद हम जो सवाल छूट गए थे उस पर जरूर गुफ्तगू करेंगे। टेलीफोन नंबर आप टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि आप प्रोग्राम के दौरान हमें कॉल भी कर सकते हैं, इसीलिए इनको नोट फरमा लें। सवालात मुख्तसर से मुझ तक पहुँचाएँ, अगर मजीद उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद पूछ लूँगा। दूसरा, जब भी आप मुझसे टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हैं तो बराए मेहरबानी मुझे टेलीफोन पर ही सुनने की कोशिश कीजिए, टेलीविजन पर ना सुने, डिस्टर्बेंस होता है। सेलफोन पर जब आप मुझसे गुफ्तगू करेंगे तो खुले में आकर कॉल कीजिएगा। अगर टावर ना मिले तो हमको आपकी आवाज़ बेहतर अंदाज में नहीं पहुंच पाएगी और आपका कॉल ड्रॉप भी हो सकता है। उम्मीद कि आज भी इन बातों पर आप अमल करेंगे। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज सबसे पहले मोहम्मद लियाकतुल्लाह खान एडवोकेट साहब से मैं करना चाहूँगा कि जैसा कि रेंट कंट्रोल एक्ट मकानदार और किराएदार के बीच के मामलात अगर उनको किस तरीके से उनको बेहतर अंदाज में कॉन्ट्रैक्ट को या ट्रांजैक्शन को अमल में लाया जाए, इसके लिए इस कानून को बनाया गया है। इसमें परमानेंट लीज का जिक्र किया जाता है, यानी मुस्तकिल तौर पर किसी को किराएदार हम रख सकते हैं या क्या कुछ है। मैं लियाकतुल्लाह खान एडवोकेट साहब से दरख्वास्त करूंगा इस पर रोशनी डालें। फसी साहब भी इस पर कुछ कहना चाहे तो जरूर कह सकते हैं। लियाकत साहब से। शुक्रिया तमाद भाई। देखिए, लीज परमानेंट होती है, ये पहले कॉन्सेप्ट था। अब आजकल इसको काफी लोग एंटरटेन नहीं कर रहे हैं इस चीज को। वैसे एक बेसिक चीज ये है कि वंस अ ओनर इज ऑलवेज अ ओनर। लीज चाहे वो थोड़ी सी मुद्दत की हो या थोड़े ज्यादा 5 साल 8 साल 10 साल, फिर भी वो टेनेंट ही होगा। यहाँ पर जो परमानेंट लीज का जिक्र आया है ये पहले हुआ करता था 30 ईयर्स, मोर देन 45 ईयर्स या 99 ईयर्स, बट सब्सिक्वेंटली रिसेंट ईयर्स से ये देखा जा रहा है कि परमानेंट लीज को लोग नहीं एंटरटेन कर रहे हैं। जी फसी साहब, परमानेंट लीज जैसा कि लियाकत साहब ने फरमाया कि पहले हुआ करता था, आज को लोग इसको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। पहले कहाँ पर हुआ करता था और किन हालात में इसको किया जाता था? जैसे ये इक्लेसियास्टिकल या आप बोले नोबल फैमिलीज हैं,
جس کے پاس بہت زیادہ پراپرٹیز ہیں، جیسے یہ تاج گروپ آف ہوٹلس، ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے تاج گروپ آف ہوٹلس ہیں، فلک نما پیلیس، یا ایسی کوئی پیلیسز ہیں جو آفٹر انڈیپینڈنس بہت کم استعمال میں آ رہے تھے، ان کو یا پھر نظام گورنمنٹ سے یا وہ ٹائم پر یہ لیتے تھے کہ بھئی ہم اتنا پیسہ انویسٹ کریں گے، اتنا اس کے پیچھے ڈیولپمنٹ لائیں گے، تب آپ اگر ہم کو بول دیں کہ بھئی نکلو اور چلے جاؤ تو یہ نہیں ہوگا. تو لانگ لیز ریکوائرڈ ہے. تو پرماننٹ لیز کے نام پر 99 ایئرس 50 ایئرس مطلب یوزولی ایک جنریشن پاس ہو جاتا تھا. ٹھیک، مطلب ان کی لائف تک یہ لوگ پرماننٹ ہی ہو جاتے تھے، لیز کے لیسی کے جیسے ہی کرایہ دار جی کنٹینیو کرتے تھے. اس کو جنرلی پرماننٹ لیز کہا جاتا تھا، پر اب وہ طریقہ رائج نہیں ہے. تھوڑے سال کے بعد ہی یہ لوگ جو ہے اس کو اپنانا شروع کرتے ہیں. جیسے کمنٹ پاس کرے تھے ہائی کورٹ کے اجلاس پر کہ بھئی آج کل حیدرآباد میں کوئی بھی ٹیننٹ آ جائے تو پھر وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ اپنا خود کا ہے، اور اکثر ایسا اوقاف کے اراضیوں میں بھی ہوتا ہے. جی، میرا اگلا سوال وہی تھا کہ اوقاف کے زمینات پر عموماً 99 ایئرس کی لیز دی جاتی تھی، تو کیا یہ ابھی بھی اوقافی اراضیوں کے اندر تو ایسی بات ہوتی تھی کہ بھئی جیسے وقف علی الاولاد، آپ ایک آدمی اپنی پراپرٹی وقف کیا، جیسے کیٹیگریز ہیں، وقف اللہ، وقف علی الاولاد، یا پھر وقف وارثوں کے لیے، جیسے نظام کی ایک صرف خاص مبارک کر کے وقف ہے پراپرٹی، جس کے اندر جو ہے آپ کے فیملی ممبرز ہاؤ لو سو ایور دے آر بینیفیشریز، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے وقف کیا. ایسے چیزوں کے اندر اگر آپ لانگ لیز دیتے ہیں یا کوئی ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لانگ ٹرم کا بزنس کرے تو لانگ لیز دیتے ہیں تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. اسی کیٹیگریز میں جنرلی ریفر کیا جاتا تھا، کنسیڈر بھی کیا جاتا تھا، مگر اب ریسنٹلی اس کا ایکسیپٹنس کم کر دیا گیا ہے، نہیں مانا جا رہا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس میں فصیح بھائی کافی کچھ اچھا بتا دیا. اس میں یوزلی یہ پرماننٹ لیز ایگریکلچرل لینڈز پہ جہاں پر ایک کافی لانگ عرصے تک ٹیننٹ رکھا جاتا تھا، دین اس کو جو ہے سو 30 40 ایئرس 50 ایئرس تک پروٹیکٹیو ٹیننٹ کی طرح وہ پراپرٹی کو استعمال کرتا تھا لینڈ لارڈ. تو یوزلی یہ ایگریکلچرل لینڈز میں بھی استعمال ہوا کرتا تھا. جی، بعد میں پروٹیکٹڈ ٹیننٹ کا جو ہے پھر وہاں پر لٹیگیشن ہونا شروع ہو گیا. کہ فرمائیے. جی جو ایک پروویژن بھی ہے آر او آر ایکٹ کے اندر، ریکارڈز آف رائٹس ایکٹ کے اندر، کی سیکشن 38 سب سیکشن ای کے تحت اگر کوئی ٹیننٹ پروٹیکٹڈ ٹیننٹ ہے، دیکھیے پرماننٹ ٹیننٹ الگ کانسیپٹ ہے اور پروٹیکٹڈ ٹیننٹ الگ کانسیپٹ ہے. پروٹیکٹڈ ٹیننٹ کے اندر جو ہے ایک وقفہ ہے، جیسے 6 سالہ ہے، خاصرہ ہے، یہ جو ریونیو ریکارڈز ہے اس کے اندر سے ٹیننٹ کنٹینیو کر رہا اور ایک مدت پاس ہو گئی جیسے 30 ایئرس یا 20 ایئرس، وہ مدت کے بعد وہ کلیم کر سکتا ہے وہ لینڈ پر اپنی رائٹ، کیونکہ وہ اپنی زندگی صرف کر چکا ہوتا ہے. جی، یوزلی تو پروٹیکٹڈ ٹیننٹس کو 40%، 30%، 40% اور 60% کے ریشیو میں اونرشپ بھی ملتی تھی اور ریونیو بھی ٹرانسفر ہوتا تھا. جی، تو یہ پرماننٹ لیز کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، یہ پروگرام راست چل رہا ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا ہے. 5 سے 6 کے درمیان آج ہم اس پروگرام کو لائیو ٹیلی کاسٹ کریں گے. اس پروگرام کے دوران آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آج کا جو عنوان ہے رینٹ کنٹرول ایکٹ، یعنی مکاندار اور کرایہ دار کے بیچ میں کسی قسم کے ڈسپیوٹ ہو یا کوئی پرابلم چل رہا ہو، یا پھر اس کو آسانی سے کس طریقے سے امیکیبل سیٹلمنٹ کیا جائے، یا پھر لیز دینے کے طریقہ کار کو آپ جاننا چاہتے ہیں. پروٹیکٹڈ ٹیننٹس کے کیا پروٹیکشن دیا گیا ہے اور اونرز کو کیا رائٹس دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پروگرام میں ضرور کال کیجیے گا. امید کرتا ہوں ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو فون نمبرات نظر آ رہے ہوں گے. 2 لیگل ایکسپرٹس اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میرا اگلا سوال لیاقت اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب سے یہ ہوگا کہ جب کبھی لیز ڈیڈ بنائی جاتی ہے، یعنی کرایہ نامہ بنایا جاتا ہے، تو اس میں بعض اوقات ہمیں لاک ان پیریڈ کا ذکر، وہاں پر ایک کلوز ہم کو دکھتا ہے. لاک ان پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ میں لیاقت صاحب سے درخواست کروں گا اس پر روشنی ڈالیں. اعتماد بھائی، لاک ان پیریڈ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ پر ایک ٹرم یوز کیا جاتا ہے جہاں پر اونر اور ٹیننٹ، لیسر یا لیسی میں ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ایک مدت تک انڈرسٹینڈیبل میوچل انڈرسٹینڈنگ پر یہ مدت طے کی جاتی ہے کہ
نہ ओनर टेनेंट को निकालेगा और ना ही टेनेंट ओनर से ये प्रॉपर्टी से निकला जाएगा। तो ये एक पीरियड होता है, मे बी फॉर 1 साल या 2 साल या 3 साल। उसके बाद टेनेंसी के जो बकाया टर्म्स होते हैं उस पर अमल में आएगा। जी, आप ये कहना चाहते हैं कि हम फर्ज कीजिए कोई एक लीज 5 साल के लिए दी गई है, तो इसमें 1 साल या 2 साल का वक्फा पीरियड जो है उसको लॉक इन पीरियड कहते हैं, जहां पर टेनेंट पोजीशन पे रहेगा ही रहेगा। जी, उसके बाद देन अगर कुछ कॉन्ट्रोवेंस होते हैं या कुछ बिजनेस में नहीं चलता है तो वो निकलने के लिए 1 महीने की नोटिस, दैट इज डिफरेंट। उसके फवायद क्या है मैं आपसे जरूर पूछूंगा। उससे पहले फसी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप क्या लॉक इन पीरियड के बारे में कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बराबर लियाकत भाई ने बिल्कुल एग्जैक्ट मिसाल दी है। आप उसको और अच्छी तरीके से समझाए हैं कि भाई मान लीजिए आपकी लीज पीरियड 10 ईयर्स है और 3 ईयर्स आप लॉक इन पीरियड दे रहे हो। मतलब ये वादा रहेगा कि अभी ओनर को ये कंफर्म हो जाएगा कि 3 साल तक तो इससे मेरे को कोई नुकसान नहीं है, बराबर प्रीमियम ऑफ रेंट आएगा। वैसे ही टेनेंट को ये कंफर्म हो जाएगा कि 3 ईयर्स तक मेरे को ओनर खाली करो बोल के पूछ भी नहीं सकता। तो एक मैंडेटरी कंडीशन होती है डीड के अंदर कि भाई अगर मकानदार खाली कराना चाहता हो तो कुछ वक्फा दे, जैसे 2 या 3 महीने का, या फिर किराएदार अगर वेकेट करना चाहता है तो वो भी अपना वक्फा दे, 2 या 3 महीने की नोटिस दे। तो ये जो नोटिस का क्लॉज है ये लॉक इन पीरियड के टाइम पर ऑपरेटिव नहीं रहता है, इनऑपरेटिव हो जाता है। और दूसरा ये तयकुन हो जाता है दोनों पार्टीज के अंदर कि भाई इतने टाइम तक इतनी इनकम ये प्रॉपर्टी से आएगी लैंडलॉर्ड के लिए, और इतने टाइम तक बावजूद उसके अगर खाली करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो ये लॉक इन पीरियड इसलिए रखा जाता है यूजुअली कि भाई आप खाली करके भी जाएंगे तो इतना किराया कम से कम आपको देना पड़ेगा। जी लियाकत साहब, जैसे कि फसी साहब ने फरमाया कि ये कुछ फवायद है, आप इन फवायद के बारे में क्या कहना चाहिए? तकरीबन फवायद फसी भाई ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि यहाँ पर ओनर और टेनेंट दोनों को ही फायदा है। कि ओनर, जैसा फसी भाई बताया कि प्रीमियम ऑफ रेंट विल बी अ श्योर थिंग, पक्का मिलता है इतने पीरियड में। देन टेनेंट को भी ये इत्मीनान रहता है कि भाई आई हैव यहाँ पर पोजीशन में हूँ और यहाँ से मैं जनरेट कर सकता हूँ। सो दिस इज द गुड जो फसी भाई ने अभी डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा फसी साहब, मेरा जो जहन जाता है कि अगर 3 साल या 5 साल लॉक इन पीरियड डाला जाए तो टेनेंट्स जो होते हैं उनको लोन्स वगैरह के लिए भी यहाँ पर फवायद हासिल होते हैं। टेनेंट्स को भी लोन का फायदा होगा और ओनर को भी होगा। जैसे अगर ओनर कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहता हो और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस करके बैंक को देना चाहता है कि भाई मंथली आपको इतना, यू आर ऑथोराइज टू डिडक्ट सो मच सो अमाउंट फ्रॉम माई अकाउंट, तो वो एक तरफ से अपनी सोर्स ऑफ इनकम को कंफर्म कर लेगा ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कि भाई मंथली से 50,000 मेरे को रेंट आ जाएगा, तो आई कैन गो फॉर प्रीमियमिंग और आई कैन गो फॉर इंस्टॉलमेंट पेइंग डायरेक्टली अपॉन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। दूसरा जैसे LIC प्रीमियम्स है या सेविंग स्कीम्स के प्रीमियम्स है, इनको जो मंथली भरना होता है ओनर ये फैसला लेगा। वैसे ही अगर टेनेंट ये बात कंफर्म हो जाएगी कि भाई 5 साल या 3 साल के लिए मेरा बिजनेस यहीं पर रहेगा, तो वो एड्रेस का फुल यूटिलाइजेशन कर सकेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अपने बैंक में जो अपने अकाउंट में या अपने बिजनेस के लिए जो पूछेगा, वो सरमाएकारी पूछेगा, उसको उसमें काफी फायदा होगा और वही बिजनेस से वो रिकवर करके दे सकेगा। उसको ये खदशा या खतरा नहीं बाकी रहेगा कि भाई बीच में से अगर मेरे को जाना पड़े और मेरे ओनर से लड़ना पड़े, तो ये खतरा उस लॉक इन पीरियड तक टल जाता है। जी, एक कॉलर को हम शामिल करते हैं, देखते हैं कौन सा क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो सर। जी, आपका नाम बताइएगा प्लीज। मेरा नाम विकार है सर। जी विकार साहब, फरमाइए। सर अभी ये 11 मंथ का अग्रीमेंट करते हैं ना, घर की टेनेंट करते हैं जी, तो शायद उनके पीरियड के अंदर शायद हम 2 महीने में खाली कर सकते हैं। ऑलरेडी अग्रीमेंट तो मेरे सर था। ठीक है, यानी अगर किराएदार खाली करना चाहे तो कर सकता है या नहीं, ये पूछना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। हमारे सवालात में भी जो हमने डिजाइन किए थे उसमें भी ये इम्पोर्टेंट सवाल था। ही लॉक इन पीरियड के मामले में हम गुफ्तगू कर रहे थे, किस तरीके से ये लॉक इन पीरियड मकानदार और किराएदार दोनों के लिए बेनिफिशियल है, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। मैं लियाकत साहब से मजीद इस पर ये पूछना चाहूंगा कि लॉक इन पीरियड ज्यादातर हम समझते हैं कि जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज में दिया जाता है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में दिया जाता है कि
क्योंकि बिजनेस एस्टैब्लिश करने में काफी कुछ कैपिटल लगाता है जो टेनेंट या लेसी होता है, तो उसको भी चाहिए कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ श्योरिटी कि भाई मैं यहां से वो जो कैपिटल लगाया हूं एटलीस्ट आई कैन ड्रॉ इट बैक। सो इसके लिए ये बहुत कमर्शियल एरियाज में इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज अगर आप लेते हैं ज्यादा मुद्दत के लिए 5 साल हो, 6 साल हो या उससे भी ज्यादा हो, तो इन हालात में एक लॉक इन पीरियड को जरूर आप जगह दीजिएगा ताकि दोनों के लिए वहां पर फवायद हासिल हो सके। जैसा कि वखार साहब ने हमें कॉल किया था, ये जानना चाहते हैं कि जो भी लीज डीड बनाई जाती है उसमें जो मुद्दत रखी जाती है, क्या उस मुद्दत के बीच में, चाहे वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो या ना हो, वो एक अलग पहलू है, क्या जो भी वहां पर पीरियड दिया जाता है, क्या उसके बीच में मकानदार या किराएदार उसको मकानदार खाली करवा सकता है और क्या टेनेंट खुद ब खुद खाली करके जा सकता है? फसीह साहब से मदद। जी बिल्कुल, इन्होंने जो सवाल किया है वजह है, और बराबर दोनों को भी हक है बीच में बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लीज पीरियड, लीज की मुद्दत से पहले छोटे से शॉर्ट नोटिस ताकि अरेंजमेंट्स वो कर ले सकें। बराबर ये इविक्शन के लिए पूछ सकते हैं, वो अपना एविक्ट करके मैं जा रहा हूं करके इंटीमेट करके अपने दीगर जो फाइनेंशियल मैटर्स है उसको सेटल कर सकते हैं। ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम, आपका नाम? मेरा नाम निजामुद्दीन है सर, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। सर मेरे को ये मालूम करना था कि मेरी एक छोटी प्रॉपर्टी है जी, जो नोटरी पे है, रजिस्ट्री पे नहीं है। ठीक है। तो आजकल रजिस्ट्री कराने के लिए बहुत ज्यादा खर्च होता था जी, तो मेरे पास क्या अमाउंट अपनी रुपत नहीं है। ठीक तो है। कोई ऐसा तरीका दूसरा है कि वो प्रॉपर्टी कोई मतलब जो है अच्छा सेव करने के लिए कोई दूसरा तरीका, मतलब आर्जी तौर पे जी, मतलब दूसरे मतलब लैंड ग्रैबर्स वगैरह उन लोगों से बचाने के लिए दूसरा कोई तरीका है? ठीक। हट के तो बता दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। दोस्तों, नोटरी पर चाहे आप जमीन लो या प्लॉट लो, लीगल पॉइंट्स लाइक कभी इसकी वकालत नहीं करता कि आप नोटरी पर कोई मकान खरीदे। बावजूद उसके आपने नोटरी पर तो खरीद ही लिया है और उसके साथ साथ आप ये जानना चाहते हैं कि इसको रजिस्टर्ड ना करवाएं। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट की इकोनॉमी को भी आप कुछ देर के लिए रोकना चाहते हैं। बावजूद उसके हम हमारे लीगल एक्सपर्ट से ये जानना चाहेंगे, मैं फसीह साहब से दरख्वास्त करूंगा, बहुत सारे लोग हैं जो नोटरी पर जमीनात या फिर मकानात लेकर काबिज हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से किया जा सकता है? पहला तहफ़्फ़ुज़ तो रजिस्ट्रेशन लाजमी है, वो कर लें, बेहतर होगा। उसके अलावा और कुछ चीज़ें कर सकते हैं तो फसीह साहब इस पर रोशनी। देखिए, यूजुअली ये जो नोटराइज डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन्हीं हालात में जैसे इन्होंने दौरान सवाल कहा है कि भाई मेरे पास अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है फाइनेंशियली कि मैं जाऊं और वो फीस भर के कर सकूं, तो इसके लिए इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इनके लिए थोड़ी फैसिलिटी दी गई है कि एक 3 मंथ्स पीरियड, 90 डेज पीरियड जो है एग्जेम्पशन पीरियड है। इस दौरान अगर ये कहीं से कोशिश करके कर लेते हैं तो फिर इनकी रजिस्ट्री कबूल की जाएगी। इसके बाद भी अगर ये करना चाहते हैं तो फिर पेनल्टी लग करके हो जाएगा। मजीद इसके अलावा इसके तहफ़्फ़ुज़ की जो बात कर रहे हैं, जैसे इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है तो इसको म्यूटेशन करवाइए, कब्जे के डॉक्यूमेंट्स, या फिर बाउंड्री करवाइए। बाउंड्री प्रॉपर्टीज को फेंसिंग या बाउंड्री करवाने के लिए एमसीएच की परमिशन की जरूरत नहीं रहती। बावजूद इसके ये परचेज करने के बाद अपना कब्जा वहां पर बताने के लिए जीएचएमसी के पास एक एप्लीकेशन डाल करके भाई ये असेसमेंट कराइए, टैक्स असेसमेंट कराइए। टैक्स असेसमेंट अगर इनके नाम में होगा तो वो भी इनके टाइटल को सहारा बनेगा कि भाई आई वॉज इन पोजिशन थ्रू दिस नोटराइज डॉक्यूमेंट एंड आई हैव गॉट इट असेस्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड आई एम पेइंग टैक्स फॉर दिस प्रॉपर्टी। ये एक होगा। बावजूद इसके ये और एक काम ये कर सकते हैं कि वहां पर कोई वाटर नल का कनेक्शन ले सकते हैं जिससे ये बता दी। वैसे ही और भी किसी को लीज आउट कर सकते हैं जी, किसी को लीज आउट कर सकते हैं ये कहकर कि भाई मैं तो ओनर हूं, आप लीज पे लीजिए, और हो सकता है वो लीज एग्रीमेंट रजिस्टर करवा लें। लीज एग्रीमेंट नॉमिनल पैसों में रजिस्टर होगा। अगर आप अपने टेनेंट को भी बोलते हैं कि भाई यू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन चार्जेस, वो भी होगा। हाँ, वहां पर थोड़ी ऑब्जेक्शन जरूर आएगी, अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन दे करके आप रजिस्टर करा सकते हैं लीज एग्रीमेंट। वैसे ही लाइसेंस परमिट से किसी को दें तो आपका कब्जा जो है लैंड ग्रैबर्स और उनसे तहफ़्फ़ुज़ में रहेगा। इन चीजों में इनको चांस ढूंढ लेना चाहिए। ठीक, तो ये आपके लिए मुनासिब जवाब होगा कि साहब ने जैसा फरमाया कि लीज या लाइसेंस वगैरह आप कर सकते हैं
इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए अप्लाई कीजिएगा। उसके बिल आप ज़रूर संभाल कर रखिए। जब से भी आपके पास मीटर इलेक्ट्रिकल मीटर है, उसका फिर नल का आपके पास कनेक्शन हो तो उसके रसायद उठा कर रखें और असेसमेंट करवा लें, ताकि आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी रसायद हासिल होते रहें। बावजूद उसके जैसे भी आपके पास पैसा आ जाए, आप जरूर इसको रजिस्टर्ड करवा लीजिएगा। हम आपको कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि इन चीज़ों की बुनियाद पर आप फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो फिर आपको वहाँ पर गारंटेड तहफ़्फ़ुज़ मिल सकेगा। ऐसी लीगल पॉइंट्स लाइव आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। हम गुफ्तगू कर रहे हैं रेंट कंट्रोल एक्ट पर। विखार साहब ने अच्छा सवाल किया था कि क्या 11 महीने या कोई भी मुद्दत के लिए अगर लीज बनाई जाती हो तो उसके दौरान क्या मकानदार और किराएदार इसको ख़त्म कर सकता है। लॉक इन पीरियड का हमने जिक्र किया था। क्या लॉक इन पीरियड के होने के बाद भी क्या इसको ख़त्म किया जा सकता है? फसीह साहब से मैं दरख्वास्त करूँ। ड्यूरिंग लॉक इन पीरियड ये नहीं किया जाता है। वैसे ही जैसे मैंने कहा था 2 मंथ्स 3 मंथ्स का एक क्लॉज होता है, वो क्लॉज लॉक इन पीरियड के टाइम पर इनऑपरेटिव हो जाता है, वो पर्टिकुलर क्लॉज। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपने 10 साल की लीज ली हो और 3 इयर्स उसमें लॉक इन पीरियड है, 3 इयर्स के अंदर आप नोटिस दे के 2 महीने की तखलिया नहीं पूछ सकते। वो 3 साल का मुद्दत कंप्लीट होने के बाद में आप बिफोर 10 इयर्स ऑल्सो आप एविक्शन के लिए प्रोसीड हो सकते हैं। लियाकत साहब, लॉक इन पीरियड में जैसा कि तखलिया नहीं किया जा सकता, मान लीजिए अगर किराएदार खुद ब खुद उसको छोड़कर जाने की नीयत कर लेता है तो क्या उसको तमाम 3 साल का किराया अदा करना होगा? जी बेशक जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक फंडामेंटल रूल आ जाता है कि ओनर इत्मीनान में आ गया है, उसकी प्रॉपर्टी फॉर सो एंड सो पीरियड तक खाली है। नाउ एकाएक अगर किराएदार खाली कर जाता है तो इट्स अ लॉस टू द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर। तो यहाँ पर किराएदार को चाहिए कि जो जितना भी लॉक इन पीरियड है उसका मुआवजा देकर देन ही कैन लीव द प्रॉपर्टी। ठीक, तो लॉक इन पीरियड में किराएदार को एक ये चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप लॉक इन पीरियड में खाली करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी प्रीमाइसेस, तो आपको 3 साल या 2 साल जितना भी लॉक इन पीरियड है उसका तमाम आपको किराया अदा करना जरूरी होगा। अब एक अहम सवाल, हमारे बहुत सारे हिंदुस्तान के नौजवान गल्फ कंट्रीज में होते हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी होते हैं। इनके प्रॉपर्टीज, इनके नाम पर जो प्रॉपर्टीज होती है वो हिंदुस्तान में है। अपनी खून पसीने की कमाई से वो यहाँ पर प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। चूंकि उनकी तमाम फैमिली बाहर होती है तो ये यहाँ पर किसी और के नाम पर लीज डीड्स बना देते हैं। तो क्या करना चाहिए? मैं लियाकत साहब से पहले दरख्वास्त करूंगा कि जो लोग बाहर रहते हैं यानी आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वो लोग लीज डीड बनाते वक्त 3 चीजों का ध्यान रखें और किसके नाम से लीज डीड बनाए, क्या कुछ करें साहब, इस पर रोशनी। शुक्रिया जनाब भाई। जैसे बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो ओनर है वो ओनर ही रहना चाहिए लीज डीड में। इसका ये जीपीए किसी को भी दे सकते हैं, उनके मिसेस हो या भाई हो, बहन हो, एनी पर्सन जिस पे ये एतमाद करते हैं, और ये सिर्फ टेनेंसी की गुंजाइश तक ही जीपीए बना कर दें कि ये टेनेंट्स को रख सकते हैं, इनको डील कर सकते हैं, किराया बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो इतना ही इनको पावर ऑफ अटॉर्नी देकर वो जीपीए को वैलिडेशन कराकर देन इनके नाम से लीज बनवा सकते हैं। जी फजील साहब। जी बराबर है। जैसे लियाकत भाई ने कहा है कि आपको चाहिए किसी यहाँ पर रहने वाले प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक जीपीए बना दें कि ही इज द कॉम्पिटेंट पर्सन टू एडमिनिस्टर द प्रॉपर्टी, और उसके अंदर तमाम हुकूक, जैसे कि ये तखलिया कराना चाहते हैं तो भी इनको पावर है कि कोर्ट को अप्रोच करें। जैसे ये किराएदार बदलना चाहते हैं तो भी इनको हक है। प्रॉपर्टी को कुछ मतलब पावर ऑफ सेल नहीं देकर, बेसिकली एक्सक्लूडिंग पावर ऑफ सेल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी आप जो है ये दे सकते हैं जीपीए। जीपीए के तहत मेंटेन करना मतलब कंस्ट्रक्टिवली आप ही वो कर रहे हैं, पावर डेलीगेट करे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। दूसरी बात यह है कि वो जीपीए बराबर सही तौर से रजिस्टर्ड हो, और बेनिफिशियल तरीका तो ये होगा कि जब वो आप छुट्टी पे आते हैं, जैसे 1 महीना या 2 महीने की जो वेकेशन पे आते हैं, तब एक आप खुद ही जा करके जीपीए रजिस्टर करवा दें। तो ये रजिस्टर्ड जीपीए से उनको पावर मिल जाएगा, वो डेलीगेशन हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसके ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, तब उनको कन्वीनियंस हो जाएगा कि तमाम प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करें। ठीक है।
تو جو حضرات آؤٹ آف انڈیا رہتے ہیں وہ جب کبھی اپنے پریمائسز کو لیز پر دیتے ہیں تو ان چیزوں کو ضرور دھیان میں رکھیے گا. جی پی اے بنا دیں اور جی پی اے میں صرف اور صرف کرائے ہی پر دینے کا ان کو پاور دیا جائے یا پھر کرایہ دار سے ڈیل کرنے کا ان کو پاور دیا جائے. اور کچھ مزید ایک اور بات یہ ہے کہ جیسے اگر نہیں چاہتے ہیں کسی کو جی پی اے دیں تب یہ جب چھٹی پہ آئیں خود بھی کرایہ دار رکھ سکتے ہیں. وہ کرایہ دار کو سنبھالنے کے یا کورٹ کیسز یا دوسرے چیزوں کے لیے صرف اتنے پاور کو بھی کسی کو اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی جی پی اے دے کر کے جا سکتے ہیں. اچھا صاحب، اسی سے متعلق جو لوگ فارن کنٹریز میں رہتے ہیں وہ اگر کسی وکیل کو اپائنٹ کرے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے تو کس طریقے سے ان کو اپائنٹ کرنا ہوگا اور کیا اس کا شرائط؟ برابر ہے، یہ کر سکتے ہیں ایک کسی بھی اچھے قابل وکیل کو دیکھ کر کے ٹو ایڈمنسٹر دا پراپرٹی، ٹو ٹیک آن لیگل، ٹو ٹیک کیئر آف لیگل ایسپیکٹس ایز ویل ایز دا ایڈمنسٹریٹو پارٹ آف دی پراپرٹی. یہ رکھ سکتے ہیں اور ان کو چاہیے کہ کلیئر کٹ ایگریمنٹ بنائیں، اس کا مسودہ برابر سے چیک کریں اور اس کو رجسٹر کروا لیں تاکہ کل کوئی قسم کی دوسری نزاع نہ پیدا ہو. اور میں سمجھتا ہوں لیاقت بھائی آپ ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ بات یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ وکیل کو اگر آپ رکھتے ہیں تو وہ زیادہ بینیفیشل ہے آپ کے لیے بھی. اس میں 2-3 چیزیں ہوگی. آپ کی پراپرٹی کی سیکریسی رہے گی، لیگلی ہر ایسپیکٹ سے اس کو کور کر دیا جائے گا، مطلب آپ کو کمزور نہیں رہنے دیا جائے گا کوئی بھی پوائنٹ پہ. بے شک وہ فیس اور دوسری چیزیں ایک دوسرا مرحلہ ہے. پراپرٹی ایڈمنسٹریشن کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اکثر کمپنیز ایک لا ڈویژن ایک کریٹ کرتے ہیں، لا ڈپارٹمنٹ، جن کا کام ہی ہوتا ہے کہ کمپنی کی پراپرٹیز کو ایڈمنسٹر کریں، پراپرٹیز کے رائٹس دیکھیں. دوسرے بزنس ٹرانزیکشن سے ہٹ کر کے فار ایڈمنسٹریشن آف پراپرٹی ایک ڈپارٹمنٹ کریٹ کرتے ہیں. وہاں پر صرف وکلا کو ہی امپلائی کر کے رکھتے ہیں وہ لوگ. جی. تو یہ بہت اچھا اور افیکٹو طریقہ ہے اگر آپ کسی اپنے بھروسے کے قابل اعتماد ایڈوکیٹ کو اگر آپ دیتے ہیں. جی، قابل اعتماد وکیل تو ضرور مل جائیں گے، لیکن فصیح صاحب اکثر لوگوں کو یہ ایک ڈر اور خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں وکیل صاحب یہ ہماری پراپرٹی نہ کھا جائے، تو اس کے لیے ان کو کیا چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا؟ بے شک اس کے اندر میں اب جیسے ابھی بتایا کہ مسودہ ٹھیک سے چیک کر لیں. ہاں آپ کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں، سیکنڈ اوپینین لے سکتے ہیں. ایگریمنٹ تو پہلے ڈرافٹ ہوگا، ڈرافٹ کے بعد آپ کنسلٹ کر لیں، اس کو چیک کر لیں، ویریفائی کر لیں. باوجود اس کے ایک آپ انڈیمنیٹی کلوز اس میں رکھ دیں کہ ڈیو ٹو مس کنڈکٹ اور یا کسی نیگلیجنس کی وجہ سے اگر کوئی آپ کو لاس ہوتا ہے تب آپ جو ہے اس کا دوسرا جو ایز اے سیکورٹی، ایز اے شیورٹی آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ انڈیمنیٹی کلوز ہوتا ہے. انڈیمنیٹی کے میننگ یہ ہوتے ہیں اف اینی لاس از کازڈ اور اکرڈ ڈیو ٹو دی کنڈکٹ آف دا پرسن ہو از آتھورائزڈ ٹو ڈو سم تھنگ ہی شوڈ میک گڈ. جی، یہ کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر بیسک تھنگ ہے. جی، کانٹریکٹ آف انڈیمنیٹی بہرحال ایک اچھا ہی پروویژن ہوتا ہے. ضرور دہلیہ کا مزید اس پر ہم گفتگو کریں گے. کالوں کو اس سے پہلے شامل کر لیں. ہلو ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام کریم ریجر سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. میں ہمارے انڈیا کے قانون میں جی چہرہ چھوڑنے کا پرمیشن ہے کیا نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں. کیا چھوڑنے کا؟ چہرہ چھوڑنے کا پرمیشن ہے کیا نہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے. آپ کو کسی نے آبجیکشن کیا ہے چہرہ چھوڑنے سے؟ نہیں، میرے تو نوکری نہیں، ہمارے بھائی کو جاب کو ڈھونڈ رہے ہیں. جی ان کو چہرہ ہے ان کا. جی بعد میں نوکری کرنے والا نکالنا پڑتا ہے کیا، وہ کو پوچھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہمارا آپ کا سوال تو نہیں ہے لیکن ہم اس پر گفتگو کر لیں گے. اس سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے جو حضرات باہر رہتے ہیں، ہندوستان کے باہر رہتے ہیں یا پھر ہندوستان میں ہی دوسری ریاستوں میں رہتے ہیں، تو ان کو اپنے پراپرٹی ٹیک کیئر کرنے کے لیے جی پی اے اپنے رشتہ داروں کو وہ دے سکتے ہیں یا پھر کسی وکیل صاحب کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں. لیاقت اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وکیل صاحب کو اگر کوئی پراپرٹی مینٹین کرنے دیا جائے تو یہ جی پی اے ہولڈر سے کس طریقے سے زیادہ کمپیریٹیولی بہتر رہے گا؟ ان سے اوپینین چاہوں. تقریباً باتیں فصیح بھائی بہت کلیئرلی بتا دیے ہیں کہ آن لیگل ایسپیکٹس اینڈ دا ٹیکنیکلٹیز ایسپیکٹ اگر کوئی ایک ایڈوکیٹ ٹیک کیئر کرتا ہے پراپرٹی کو، ایک جنرل آدمی سے بہت بہتر ہینڈل کر سکتا ہے ایڈوکیٹ. اس کا ریزن چھوٹی سی بات ہے،
जो टेनेंट होता है या लेसी होता है वो खुद भी समझ लेता है कि मेरा सामना एक वकील से है, तो वो खुद भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन में वो खुद भी अपने ही लिमिट्स में रहेगा। एक कोई थर्ड पर्सन अगर इसको हैंडल करता है तो वो जानता है कि ओनर अब्रॉड है, मैं अपनी मनमानी से कुछ ऊंच नीच कर लूं बोलकर उसके माइंड में एक किस्म का आ जाता है फितना। तो लेकिन यहाँ जब एडवोकेट होता है तो वो जानता है उसके लीगल टेक्निकलिटीज। एक बात और ऐड करूंगा मैं, जो फसी भाई बता रहे थे, एग्रीमेंट को अच्छी तरह से वो कर लें। ये रजिस्टर्ड भी अगर हो जाए तो फिर बहुत अच्छी बात होती है इसमें कि एडवोकेट पे अक्सर जो होता है कि एडवोकेट ही मेरी जायदाद हड़प ना ले, तो उससे पहले आप इसको रजिस्टर करा ले, देन यू आर ऑलवेज द ओनर। जी, हम जैसा कि गुफ्तगू कर रहे थे कि वकील साहब किस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मिसालें ज़रूर हिस्ट्री में मिली हैं कि कुछ उकला साहिबीन ने किस किस्म की प्रॉपर्टीज को हड़प कर लिया था। कुछ हमारे पास मिसालें जरूर मिलती है जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई हम वकील साहब को कैसे अपॉइंट करें। वकील साहब को अपॉइंट करने का और एक ये भी फायदा है जो मैं साहब लोगों की इजाजत से बताता चलूं। अगर आप किसी को जीपीए रखते हैं, आपके भाई को, आपके बहन को या किसी को भी, तो वो फ्यूचर में अगर आप उसको कुछ पेमेंट देना चाहते हैं तो पेमेंट दे दें, बावजूद उसके भी वो यही आपसे जो है शिकायत रखेगा कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी को देखभाल की और मुझे क्या इसका मुआवजा मिला। वहीं अगर ये मुआवजा वकील साहब को दे दे तो इस किस्म के बातें आपको सुनने को नहीं मिलेगी। वकील साहब का काम ही यही होता है कि इन चीज़ों को देखभाल करें। बहुत सारे हिंदुस्तान की रियासतों में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो वकील साहब की इजाज़त के बगैर ना अपनी प्रॉपर्टी किसी के लीज पर देते हैं, ना कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो हिंदुस्तान भर के लोगों को ये जानना चाहिए कि वकील साहब की मदद जरूर लें, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको उससे कुछ ना कुछ इनकम होती है। उस इनकम का कुछ हिस्सा आप वकील साहब को भी दे दें ताकि वो आपके प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करें। अगर आप आपके प्रॉफिट में अकेले हैं तो लॉस में भी अकेले ही रहेंगे। अगर आप इस प्रॉफिट को किसी के साथ शेयर करते हैं तो फिर वो लॉस में दूसरे लोग भी आपका हिस्सेदार रहेंगे और उसको बचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद आप इन चीज़ों को बेहतर अंदाज में और पॉजिटिवली समझ गए होंगे। दोस्तों, एक कॉलर को शामिल कर लूँ, गालिबन कॉल अभी ड्रॉप हो गई है। दोस्तों, वैसे भी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जो नाजरीन हमसे अभी जुड़े हैं, किराएदार और मकानदार के मामला के ताल्लुक से कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हो तो अपने सवाल तैयार रखिएगा। हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो दिल के पास हैं हम, याद रखो तो दिल के पास हैं हम, भूल जाओ तो फासले हैं बहुत। आइए हमारे साथ एक मुनफरिद लहजे और खूबसूरत अंदाज में, जहां पुराने नगमों का सुरूर भी है और नए जमाने की आवाज भी। हमारे साथ गुफ्तगू कीजिए लाइव कॉल्स पर, पीर तर्जुमा रोज सुबह 9 बजे सिर्फ और सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में खैर मकदम है। मैं हूं एतमाद, आपका मेजबान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं रेंट कंट्रोल एक्ट पर, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मोहम्मद फसीउद्दीन एडवोकेट साहब और मोहम्मद लियाकतुल्लाह खान एडवोकेट साहब दोनों मौजूद हैं जो सवालात के जवाब भी दे रहे हैं। कोई और कॉलर हो तो शामिल कर लें। हेलो, तकरीबन ये कॉल भी ड्रॉप हो गई है।
ہم گفتگو کر رہے ہیں رینٹ کنٹرول ایکٹ پر، لیکن دوران گفتگو ہمیں ایک کال آیا تھا رائے چور سے، کریم صاحب نے ہمیں کال کیا تھا. یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چہرہ کیا ہندوستان کا قانون اجازت دیتا ہے کہ چہرہ رکھیں؟ یعنی چہرہ تو سب کو ہی ہوتا ہے، لیکن جو اسلامک مسلمانوں میں ایک لفظ کا استعمال ہوتا ہے جس کو چہرہ، یعنی داڑھی رکھنے کو چہرہ رکھنا کہتے ہیں. تو کیا داڑھی کی اجازت ہندوستان میں دی گئی ہے قوانین کے تحت؟ کیا ہم داڑھی رکھ سکتے ہیں؟ اس میں میں فصیح صاحب سے درخواست کروں گا، چونکہ آپ کو بھی داڑھی مبارک ہے تو وہی اس کا بہتر جواب دے دیں گے. یہ بیسیکلی انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 19 کے اندر دیے گئے ہیں. اس کے اندر ایک رائٹ یہ بھی ہے فریڈم آف ریلیجن. آرٹیکل 25 میں ہے؟ نہیں، آرٹیکل 19 میں بیسیکلی ٹو پروفیس اینڈ پروپیگیٹ ریلیجن. ٹھیک تو ٹھیک. فریڈم وہ جو ہے آپ اور مزید باریکی کی بات کریں. جنرلی فنڈامنٹل رائٹ جو دیا گیا ہے آرٹیکل 19 کے اندر، جہاں تک میری نالج بولتی ہے جی جی کہ آرٹیکل 19 میں فریڈم آف پروفیشن اینڈ پروپیگیشن آف ریلیجن، جو اس کے تحت اگر آپ داڑھی رکھتے ہیں تو کوئی قانون میں مناعیت نہیں ہے. کہیں یہ بولا نہیں گیا ہے کہ یو شوڈ ناٹ. ہاں، اگر کوئی پرٹیکولر جاب یا پرٹیکولر سینیریو کی پرٹیکولر ڈیمانڈ ہے تو اس ڈیمانڈ کو کمپلائی کرنے کے لیے اگر آپ کو آبجیکشن ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے نہیں ہوتی ہے، سب کے لیے اپلیکیبل ہوتی ہے. جیسے اگر ڈریس کوڈ ہو، یا ورنہ کہیں بھی کوئی بھی قانون میں آپ کیسے دکھیں، آپ کیسے کنڈکٹ کریں، آپ کیا پہنیں کیا نہ پہنیں، کوئی آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتا ہے. جیسے آپ انڈین سٹیزن ہونے کے ناطے تھرو آؤٹ انڈیا کہیں یو پیپ انٹو دا رائٹس آف ادر پارٹی، مطلب اگر آپ دوسرے کا رائٹ انفرنج کر رہے ہوں تو جیسے کہیں بھی جانے آنے کی آزادی ہے، کوئی بھی ریلیجن کرنے کی کوئی بھی کام کرنے کی آزادی ہے، کوئی بھی ریلیجن پریکٹس کرنے کی آزادی ہے، تو کہیں بھی یہ ممانعت نہیں ہے کہ آپ چہرہ نہ رکھیں یا داڑھی نہ پالیں. چہرہ یا داڑھی رکھنے کی جو ہے گنجائش وہ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم بھی رکھتے ہیں، سکھ کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں، اور جو ہندو بھائی ہیں ان لوگوں میں بھی جو رشی منی کا لباس جو پہنے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی داڑھی رکھتے ہیں. اور جیسا کہ صاحب نے فرمایا کہ کچھ مخصوص ڈپارٹمنٹ سے، مثال کے طور پر یہ جو پرابلم ارائز ہوا تھا وہ جو ملٹری فورسز ہوتے ہیں یا پھر پولیس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک ڈریس کوڈ کی شکل میں اس کو رکھتے ہوئے کہ داڑھی آپ نہ رکھیں، اس قسم کے وہاں پر کچھ پرابلمس اٹھے تھے، لیکن اس کو پھر سالو کر دیا گیا. آپ اجازت لے کر بھی داڑھی رکھ سکتے ہیں. آپ کو کئی مثالیں ملتی ہے. داڑھی کا آبجیکشن صرف مسلمانوں کی نہیں، سب کے لیے وہاں پر داڑھی رکھنے کا پروویژن ہے، تو ان کو بھی آبجیکشن ہوتا ہی ہوگا. سب اس کا کرتے ہیں. اسی طریقے سے برقعے کا بھی ہے. جیوز خواتین کچھ ہوتی ہیں وہ بھی برقع پہنتی ہیں، ہم کو نظر آتا ہے، لیکن ہم کو یہ خالی یہی سمجھتے ہیں کہ مسلم خواتین ہی برقع پہنتی ہے. ایک اور میں کالر کو شامل کرتا ہوں. ہلو ہلو. ہلو جی، آپ کا نام؟ میرا نام منگو علی ہے. جی علی صاحب، کہاں سے بول رہے ہیں؟ راجستھان سے. جی، سوال بتائیے. یہ دکان کا کیس چل رہا تھا. جی. تو دکان خالی کروانے ہیں. 15 سال ہو گئے. جی، آپ کی دکان ہے؟ ہاں، میری دکان ہے. میں مکان مالک ہوں. آپ خالی کروانا چاہتے ہیں دکان، مکان کرایہ دار کو؟ ہاں. ٹھیک ہے. کیوں خالی کروا رہے ہیں؟ کہ کرایہ نہیں دے رہا ہے وہ؟ نہیں، کرایہ دے رہا ہے. میرے بچے کے لیے چاہیے مجھے. ٹھیک ہے. آپ اپنی خود کچھ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں. آپ نے کہیں مقدمہ دائر کیا ہے ابھی تک؟ ہاں، یہاں کی عدالت میں دائر کیا ہوا ہے. سال بھر ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ کے وکیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی، ٹائم لگے گا. کرایہ کتنا ہے آپ کی دکان کا؟ کرایہ 1200 روپے ہے. صرف 1200 روپے؟ ہاں. ٹھیک ہے. یہ 15 سال سے یہ ایک ہی کرایہ دار آپ کے پاس ہے؟ ہاں، 15 سال سے رہ رہا ہے. پہلے 700 روپے میں دی تھی، اب 1200 ہو گیا. اوکے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا. کریم صاحب، امید کرتا ہوں رائے چور سے آپ نے ہمیں کال کیا تھا، گاڑی کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ایک اور میں کالر کو شامل کرتا ہوں. ہلو ہلو. ہاں، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی، آپ کا نام بتائیے گا. ہاں، میں کلکتہ سے بول رہی ہوں. میرا نام زینت آرا ہے. جی، فرمائیے. ہاں، وہ میرا ایک زمین سے معاملات ہے جس کو مجھے ایک بات سمجھنی ہے. جی. یہ زمین میری امی کا تھا. وہ زمین میری امی میرے نام میں رجسٹر کر دی، لیکن اس زمین کا میڈیشن جب میں کرانے گئی
तो उन लोगों ने कहा कि इसको आपको अपने नाम में म्यूटेशन कराने के लिए वो सारा फॉर्मेलिटी अपनाना पड़ेगा। तो मैं वो सारा फॉर्मेलिटी जो भी होते हैं मैं कॉर्पोरेशन ऑफिस से की, लेकिन वहाँ पर जिनसे मेरी मम्मी जमीन ली थी उनके जो भी परिवार के लोग हैं वो लोग बांग्लादेश शिफ्ट कर गए हैं। तो वहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो एनओसी थे, वो लोग एक एनओसी मांग रहे हैं। तो अब उस जमीन के लिए जब हम एनओसी नहीं दे पा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि मुस्लिम लॉ के मुताबिक एक फर्जनामा आप बना के दे सकते हैं। तो उस फर्जनामा में भी उनके पूरे वारिसों का नाम चाहिए, लेकिन चूंकि उन लोग 3 भाई 7 बहन थे, कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग बांग्लादेश शिफ्ट कर गए हैं। तो इस हाल में मैं उन लोगों के जो भी फर्जन वारिस है उन लोगों का नाम तो पता नहीं है, तो मैं किस तरह से फर्जनामा में 1 2 4 नाम मालूम है मुझे। ठीक है, एक बात बताइए ज़ीनत साहिबा कि ये जो प्रॉपर्टी है आपके अम्मी के नाम पर ही है? हाँ, अम्मी के नाम पर है, लेकिन रजिस्टर मेरे नाम पर हो चुका है। ठीक है, किस तरीके से रजिस्टर्ड करवाया गया? गिफ्ट किया गया था या फिर और किसी किस्म का रजिस्ट्रेशन किया? नहीं, मम्मी गई बाकायदा हमारा जो ये रजिस्टर ऑफिस है मजिस्ट्रेट के पास जाके ये बाकायदा हुआ। जी जी, रजिस्टर्ड गिफ्ट रजिस्टर्ड की गई थी, क्या था रजिस्ट्रेशन, क्या करके आपके नाम पर मुंतकिल की गई जायदाद? हाँ, जैसे मेरी मम्मी का नाम रोशन आरा बेगम था, तो उस रजिस्टर में मेरा जीनत आरा सुलेमान जो भी मेरा अभी नाम है उस नाम पर हुआ, और बाकी मेरे बच्चों को भी नाम दिया गया। ठीक है, आपके अम्मी को और भी लड़के लड़कियां, आपके भाई बहन भी हैं? हाँ, हमारे 3 बहन और 7 भाई हैं। 3 बहनें और 7 भाई। अच्छा, ये 3 बहनें और 7 भाई इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? नहीं, असल में हुआ क्या था कि मेरी छोटी बहन का शादी था, तो उस शादी में सभी को पैसा देना था, तो सभी ने इनकार कर दिया पैसा देने से। ठीक है, आपने पैसा दिया? हाँ, तो अम्मी ने ये किया था कि ये जमीन बेचना है बाहर, ठीक है, इससे शादी कर दी है, तो वो पैसा हमने दे दिया और इस एवज में वो जमीन हमें मिल गई। तो सेल डीड करके सेल डीड हुई होगी आपके नाम पर? ठीक है, तो इस सेल डीड को भी वो जहाँ पर आप जा रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो लोग? नहीं, वो बात उसको लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। वो हमारे नाम में रजिस्ट्रेशन हो गया और हम अभी तक अम्मी के ही नाम में म्यूटेशन है। ठीक है, जब हम वो खाजना ऑफिस में खाजना देने गए तो वहाँ मम्मी के नाम में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीनत साहिबा, आपके सवाल को हम जहाँ तक समझ गए, जरूर हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो। हेलो, मैं राजू बात कर रहा हूँ, आलेर से, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट। नलगुंडे से। नाम बता दीजिए फिर एक बार। राजू है मेरा नाम। राजू जी, फरमाइए। एक मेरा प्रॉपर्टी है हैदराबाद में जी, इसको रास्ता है, नवाबों का जगह है वो। ठीक है। तो वो जगह पे वो लोग पावर ऑफ अथॉरिटी ले लिए जी, ले लिए। मेरे को उस जगह पे से 5 लाख रुपए दे के मेरे को हटा दिए। वो प्रॉपर्टी के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ क्या आगे? अब जी, ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या जमीन है, क्या घर है, क्या है? जमीन पे घर है, वो 300 गज का प्लॉट है। कितना है? 300 गज का प्लॉट है, ठीक है। के टाइम का। तो ये चीज को, ये 300 गज के मकान को आपने खरीदा था? नहीं, ये मेरे दादा का था, मेरे दादा उनका नाम मुनीम थे। ठीक है, ठीक है। तो ये आप उस पर काबिज हैं अभी? नहीं है, मैं उस टाइम निकल गया, 10 साल हो गया मैं निकल के। बोला 5 लाख रुपए दिए मेरे। ठीक है, वो प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? आज इसी निकाला था आपने आजकल में? नहीं, वो नवाबों के नाम से है। मैं उस प्लेस से आपका ही था मैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर रहते थे, रहने की इजाजत दी गई थी आप लोगों को? हाँ, दी गई थी। 100 साल से रहते थे हमारे दादा परदादा। ठीक है, ठीक है। तो फिर आपको उन्होंने आपको निकाल दिया और 5 लाख रुपए दे दिए जब आप निकल रहे थे। तो आप 10 साल से आपने किया, अभी तक कोई किस्म का उन पर केस नहीं किया? नहीं किया, मेरे पास सब कुछ नहीं है, मैं मासूम हूँ। मैं अभी बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया राजू साहब। आपके सवाल पर भी आज के मौजू से रिलेटेड तो नहीं है, फिर भी हम गुफ्तगू करेंगे। राजस्थान से अली साहब ने हमें कॉल किया था। इनकी एक दुकान है, एविक्शन के लिए इन्होंने केस फाइल किया हुआ है, सबजुडिस मामला है। फिर भी मैं लियाकत साहब से दरख्वास्त करूंगा कि एविक्शन के मामलात में उमूमन अदालतों में कितनी देर लगती है और कितने जल्दी इनको प्रॉपर्टी मिल सकती है। अपनी 1 साल का मुद्दत गुजर चुका है ऑलरेडी।
प्राइस। चूंकि हम उस मैटर की पर्टिकुलर बात नहीं करेंगे, लेकिन एक जनरल आउटफिट के बारे में बता दूं मैं। राजस्थान रेंट कंट्रोल में वहां की लिमिटेशंस, जो सिटीज है वहां पर 7,000 है, सब टाउन्स जो है वहां पर 4,000 है, और जो विलेजेस है वहां पर 2,000 रुपीज जो है सो इसकी रेंट कंट्रोल की लिमिट है। अब इन्होंने ये बताया कि 1,200 रुपए इनका किराया है। तो इस सूरत में इन्होंने ये भी बताया कि इनके लड़के के लिए ये प्रॉपर्टी चाह रहे हैं, तो हो सकता इनके वकील साहब किस बेस पे जो है केस डाले हैं, और शायद 1 आध साल ही हुआ है, तो प्रोबेबली एक अनदर 1 ईयर to 1.5 ईयर ये केस शायद चलेगा इसमें। और जैसे मैं बताया आपको, ये ऑलरेडी मैटर कोर्ट में है। इट इज नॉट एप्ट फॉर अस टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट केस। ठीक है, सही है। मामला जब सब जुडिस होता है, अदालतों में होता है, तो हम वकील साहब क्या कोई दूसरे कोर्ट के जज भी इस पर कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि सब जुडिस यानी ज़ेर गौर मसला किसी जज साहब के सामने ये ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन हमारी जो नाक़िस नॉलेज है कानून के बारे में, उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ हम इस पर ओपिनियन कब तक ये चल सकता है उसी पर हमने गुफ्तगू की। मजीद इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। मैं फसी साहब से अगले सवाल के बारे में जानना चाहूंगा। जीनत आरा साहब ने हमें कॉल किया है कलकत्ता से। जमीन थी इनके अम्मी की थी, उन्होंने इनके नाम पर रजिस्टर्ड कर दी है। अब म्यूटेशन के लिए जब जाते हैं तो डिपार्टमेंट्स वाले इनसे NOC पूछ रहे हैं, क्या कर सकते हैं? हाँ, ये एक प्रीरिक्विजिट है ट्रांसफर या म्यूटेशन का कि भाई प्रीवियस होल्डर जिसके नाम पर प्रीवियस म्यूटेशन है उससे एक NOC लाया जाए कि हाँ मैंने ये ट्रांसफर कर दी, या मेरे नाम से इनके नाम में मुंतकिल करने के लिए मेरे को कोई आपत्ति या प्रॉब्लम नहीं है। उसी जुमरे में इन्होंने कहा है कि इनके माँ जो है वो इंतकाल कर गई हैं, लिहाजा उनके लीगल हेयर्स जो बकाया हैं तो उनसे NOC ला दें, तो फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके नाम में म्यूटेट करने के लिए। इसका दूसरा रास्ता भी उन्होंने बताया कि भाई मुस्लिम लॉ के तहत अगर आप एक डिक्लेरेशन बनाते हैं और सभी ये डिक्लेयर कर देते हैं कि वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, ये दोनों सूरतों में इनकी पहल नहीं हो सकती दूसरे उज़र की तरह। तो ये जो है एक इंडेमनिटी बॉन्ड दें और लोकल इंस्पेक्शन को या असेसमेंट के लिए कॉल फॉर करें अगर टैक्स असेसमेंट होता है। जी देखिए, ये म्यूटेशन भी नाम उसको म्यूटेट करेंगे इनके नाम पर, फिर असेसमेंट ही होगा। तो ये अगर एप्लीकेशन देते हैं और कॉल फॉर करते हैं कि भाई लोकल इंस्पेक्शन किया जाए और लोकल इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो इनका मसला हल हो सकता है। एक दूसरा तरीका इनके लिए मुफीद ये भी हो सकता है कि म्युनिसिपल कमिश्नर को डायरेक्ट लेटर एड्रेस करें कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, और इनके वालिदा का डेथ सर्टिफिकेट जो भी है दें, और फिर उनसे रिक्वेस्ट करें कि इनकी इंक्वायरी करें और डायरेक्शन दें। तो इन दोनों सूरतों में इनका म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, म्युनिसिपल कमिश्नर को ये एक लेटर लिखकर ये तमाम चीजें समझाने की कोशिश करें, और इस लेटर को अगर वो नहीं मानते हैं तो इसकी बुनियाद पर फिर उनको हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी ये डाल सकते हैं। रिट भी डाल सकते हैं, या फिर लोअर कोर्ट में डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस, जी डिक्लेरेशन का सूट भी डाल सकते हैं कि डिक्लेयर माई स्टेटस एज ओनर बिकॉज आई हैव गॉट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इन माई फेवर, आई हैव गॉट पोजीशन एंड एवरीथिंग जस्ट फॉर। तो ये गवर्नमेंट के खिलाफ ही डालना पड़ेगा, म्युनिसिपल अथॉरिटीज के खिलाफ, फिर डायरेक्शन मिल जाएगा। तो एक और प्रोविजन मैं बताता चलूं, जो पहले किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर या एम्प्लॉई या डिपार्टमेंट के खिलाफ अगर आपको केस डालना होता है तो उनको 60 दिन पहले सूट डालने से प्रायर टू फाइलिंग ऑफ सूट 60 डेज पहले नोटिस देनी होती है। उसके हिसाब से सेक्शन 80 CPC जो गवर्न करता है ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, तो उसके तहत ये नोटिस देनी होती है। जनरली आप जब लेटर एड्रेस करें, इट इज अ काइंड ऑफ नोटिस टू GHMC के या जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको कि भाई इस मामले में तवज्जो दे और जो भी नीडफुल है कर दें। बावजूद उसके नहीं करते हैं तो फिर अदालत का ही रास्ता खुलता है। आप किसी अच्छे वकील साहब से इस एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करवा लीजिएगा, वो बेहतर अंदाज में ड्राफ्ट कर लेंगे। फिर इसको आपके जो कमिश्नर हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर, उनको ये तमाम लिख करके भिजा दें। कोई पर्टिकुलर आपके वार्ड के म्युनिसिपल ऑफिस को जा रहे हैं और अगर वहाँ काम नहीं हो पा रहा है तो इन हालात में आप म्युनिसिपल कमिश्नर को रजिस्टर्ड पोस्ट किसी वकील साहब से अच्छी ड्राफ्टिंग करके उस एप्लीकेशन को भिजवा दें। उसके बाद भी वो नहीं सुनते तो 1 आध महीना इंतजार कीजिए, फिर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल दीजिएगा, फिर आसानी से आपका काम हम उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा। नलगुंडे से राजू साहब ने हमें कॉल किया था।
یہ کسی نواب کے پاس ان کے آبا و اجداد رہتے تھے تو انہوں نے ایک 300 گز کا مکان یا مکان پلس زمین ان کو رہنے کو دی تھی. 10 سال پہلے ان کو 5 لاکھ روپے دے کر کے وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. اب یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ جی صاحب دیکھیے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو پرمیٹڈ یوزر تھے، اس کا مطلب لائسنسی ہیں. جی، لائسنسی کو جو ہے انلیس ہی انجوائز دا پرمیشن اینڈ ول آف دی لائسنسر ہی کین انجوائے. مطلب جب تک ان کو اجازت دی گئی تھی. اور پھر انہوں نے دوران سوال یہ بھی کہا تھا کہ میں نے ایک پاور آف اٹرنی دی. جب ان کا کوئی پاور نہیں ہے، پرمیٹڈ یوزر ہے، تو پھر پاور آف اٹرنی کیا ہے، یہ ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی بات. اور دوسری بات، 10 سال گزر چکے ہیں، اور 10 سال گزرنے کے بعد آپ ایک لائسنس کینسل ہونے کے بعد یا آپ کا جو رائٹ ہے وہاں ایکسٹنگوش ہونے کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ان کے پاس کچھ بچا ہے کلیم کرنے کو. تو بیٹر ہے کہ یہ اس کو ایکسپٹ کر لیں. جی راجو صاحب، چونکہ آپ وہاں پر کسی پرٹیکولر ڈاکومنٹ کی بنیاد پر نہیں تھے، خالی آپ کو ایسے ہی رہنے کی اجازت دی تھی، تو مزید کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اگر آپ کے پاس کسی قسم کے ڈاکومنٹس ہیں تو آپ کے لوکل ایریا میں جو وکیل صاحب ہوتے ہیں، قابل سینئر وکیل صاحب، ان کے پاس جا کر کے آپ اس تعلق سے مزید مشورہ کر سکتے ہیں. میرا آخری سوال لیاقت اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب سے یہ ہوگا کہ اگر مان لیجئے ٹیننٹ جو ہے وہ اونر کے خلاف کچھ کرتا ہے لیز پیریڈ میں، تو کیا اونر اس کو ایوکشن لیز پیریڈ سے پہلے نکلوانے کی گنجائش اس کو ہوتی ہے؟ جی اعتماد بھائی، جیسے دیکھیے یہ رینٹ کنٹرول ایکٹ کے بیسک سٹرکچر پہ ہم دوبارہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا. یہاں پر کرایہ دار کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے موسٹلی اور رینٹ کنٹرول انیکٹمنٹ میں. اگر کرایہ دار اونر کو تکالیف دیتا ہے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو کانٹراوین کرتا ہے، یا اگر کرایہ دار اونر کو کرایہ صحیح نہیں دیتا ہے، ایریئرز میں رکھتا ہے، یا اگر پراپرٹی کو ڈیمیج کرتا ہے، دین دا اونر ہیز اے رائٹ فار ایوکشن، اس کو نکالنے کے لیز پیریڈ کے دوران بھی وہ نکال ڈیورنگ دا لیز پیریڈ کے دوران. مزید اس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید میں اس پروگرام کو آگے بڑھاؤں. لیکن فیوچر میں ضرور پھر ہم رینٹ کنٹرول ایکٹ پر ایک بار پھر گفتگو کر لیں گے. اب وقت اس پروگرام کے اختتام کا. اگلے ہفتے کا عنوان نوٹ کر لیں. اگلے ہفتے ہم لینڈ گریبنگ ایکٹ پر گفتگو کریں گے، اور اگلے اتوار کو اگر ہو سکے تو کاؤ سلاٹرنگ ایکٹ پر گفتگو کی جائے گی. اس سے متعلق آپ سوالات ضرور تیار رکھیے گا. بقرعید کا معاملہ قریب ہے اور اس میں کچھ لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کاؤ سلاٹرنگ ایکٹ کے بارے میں. کیا کاؤ وغیرہ کو ذبح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہندوستان کے قوانین کے مطابق؟ ان چیزوں پر اگلے اتوار کو ہم گفتگو کریں گے، اور ہفتے کا عنوان ہوگا لینڈ گریبنگ ایکٹ. اب مجھ پر واجب ہے ہمارے آج کے لیگل ایکسپرٹس کا میں شکریہ ادا کروں. بہت بہت شکریہ صاحب. ان فیوچر میں بھی آپ کو ہم تکلیف دیتے رہیں گے، آپ آئیے گا اور ہمارا ساتھ دیجیے گا. دوستو، اس امید کے ساتھ کہ اگلے ہفتے کو لینڈ گریبنگ ایکٹ پر میں اعتماد لیگل پوائنٹس لائف کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.